Very good morning, students. Today is the class of 9th class and it is a very new class. I am going to teach you on grammar topic. English grammar is very important and difficult to learn for every students. And translation from Hindi to English is also a very difficult task for every student. अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी 9th क्लास का विद्यार्थी, 8th क्लास का विद्यार्थी, मैं तो कहूँगा कभी कभी 10th और 11th क्लास का विद्यार्थी भी जब ट्रांसलेशन बनाना सीखना शुरू करता है तो उसके लिए समस्या आती है। मैं आज की क्लास में आप लोगों को कुछ जेन्युइन बात, कुछ बेसिक बात बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। हम जनरली, मैं भी पढ़ा हूँ अपने क्लास में, हम जनरली जब भी ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट हम रूल लिख लेते हैं और रूल लिखकर हम ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे थिंकिंग के अनुसार, मेरे विवेक के अनुसार ट्रांसलेशन बनाने से पहले, ट्रांसलेशन बनाना सीखने से पहले हमें कुछ मूलभूत बात जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस टॉपिक का नाम दिया है हाउ टू रिकॉग्नाइज SVO एंड पर्सन्स। माने SVO को और पर्सन्स को हम कैसे पहचानें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? आप ग्रामर की परिभाषा हिंदी में जानते होंगे, इंग्लिश में भी आपको जानना चाहिए। और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा, ग्रामर के स्पेलिंग में जनरली लोग गलती करते हैं। ध्यान दीजिएगा, GRAMMAR नॉट ER। बहुत सारे विद्यार्थी GRAMMER बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है, स्पेलिंग खाली करके दे देता है और बोलता है कि इसमें भरिए। जनरली लास्ट में लोग ई भर देते हैं। GRAMMAR ही इसका करेक्ट स्पेलिंग है। और इसकी परिभाषा है, ग्रामर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। यू कैन से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब क्रमबद्ध, भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन ही ग्रामर कहलाता है। तब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने लिखा है हाउ टू रिकॉग्नाइज SVO। S क्या है? S अर्थात सब्जेक्ट, अर्थात दूसरा इसका चीज है V अर्थात वर्ब, और तीसरा चीज है आपका O अर्थात ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें ट्रांसलेशन बनाते वक्त, जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, तो जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है, तो उसमें दे दिया कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब सब्जेक्ट कौन है? कभी सब्जेक्ट पहले चला आता है, कभी बीच में चला जाता है, कभी बाद में चला जाता है, कभी पहले ही हो जाता है। तो हम इसमें सब्जेक्ट पहचानने में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। यह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक है। यदि हम कर्ता क्रियाक्रम पहचानना जान लें तो हमको उसको सिर्फ रूल में फिक्स करना होगा। इसलिए वी मस्ट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अर्थात डूअर, DOER। डूअर मतलब डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला, अर्थात करने वाला मतलब कार्य को करने वाला, जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं इसको भी मैं बताना चाहूंगा आपको। ये देखिए, ये कर्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि कर्ता 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग पर्सन, स्पीकिंग पर्सन।
स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन हियरिंग पर्सन। हियरिंग पर्सन इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन एंड अदर्स। अदर्स मतलब ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। अब स्पीकिंग पर्सन में क्या आता है? आई और वी। आई और वी यानी कि स्पीकिंग पर्सन, आई और वी को हम स्पीकिंग पर्सन कहते हैं और ये फर्स्ट पर्सन में होता है। इसमें आई एक वचन है और वी बहुवचन है। बहुत सारे विद्यार्थी 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ के आते हैं और कहते हैं कि हम आई को बहुवचन मान लेते हैं। बेटा ऐसा कभी मत सोचिएगा, आई बहुवचन माना ही नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आई एम टीचिंग यू, तो मैं कैसे बहुवचन हो गया? आई एम अलोन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू एंड टीचिंग यू, तो मैं बहुवचन कैसे हो सकता हूं? तो यह कहना बिल्कुल ही अनुचित है, इनकरेक्ट है कि आई बहुवचन माना जा सकता है। यह मैथ नहीं है, साइंस नहीं है कि हम इसमें मान लेंगे। इसमें माने जो है वही है। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू, अर्थात आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट दे, कोई नाम, राम श्याम हरि प्रकाश, ये सभी इन्फिनिटिव, जिरंड और नाउन, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन में आते हैं। अर्थात जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाए वह क्या है? करता है, सब्जेक्ट है। काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। और इसके बाद से आपका आता है वर्ब अर्थात क्रिया। इसको हम बोलते हैं क्रिया यानी एक्शन। एक्शन हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, यानी जो कार्य होता है, जो कार्य होता है। जैसे वह खेल रहा है, मतलब कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। वह पढ़ रहा है, मतलब वहां कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का। हम बात कर रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है? बतियाने का। यानी कि ये क्या है? यह क्या है? वर्ब है। यदि इससे भी आपको समझेंगे, टेंस, टेंस इज वर्ब एंड वर्ब इज टेंस, टेंस इज वर्ब एंड वर्ब इज टेंस। आप ऐसे समझिए, यानी काल ही क्रिया है और क्रिया ही काल है। मतलब वाक्य में ऐसा शब्द जिससे टेंस का पता चले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसका पता चले, उसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब जब हम ट्रांसलेशन पढ़ना जानते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो उसमें वर्ब जनरली हम 3 प्रकार का पढ़ते हैं। वास्तव में वो 5 प्रकार का होता है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आप गो क्रिया ले लीजिए, तो गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। लेकिन यस या यस फॉर्म भी होता है और आईएनजी फॉर्म भी होता है। तो यस या यस फॉर्म फोर्थ फॉर्म होता है और आईएनजी फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होता है। यानी यहां वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? एक्शन। जब कोई कार्य हो रहा हो तो वह क्या है? क्रिया है। यानी ऐसा शब्द वाक्य में जिसे टेंस का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, हिंदी में हम कर्म कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिया जहां जाकर रुक जाए, क्रिया जहां जाकर रुक जाए, यानी जब कोई कार्य हो रहा हो और वह कार्य जहां जाकर रुकता है, जिस चीज पर होता है, उसी को हम कर्म कहते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग कर्ता हो गया, पढ़ रहे हैं, अभी मैं उसको डिटेल बताऊंगा। पढ़ रहे हैं मतलब ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। और क्या पढ़ रहे हैं? यानी पढ़ने का काम कहां जाकर रुक रहा है? इंग्लिश पर। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो वे लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। यानी खेलने का काम किस पे हो रहा है? फुटबॉल पे। ये क्या है? कर्म है। यह आपका 2 प्रकार का होता है। यह कर्म जान लीजिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि लिविंग एक सजीव और एक निर्जीव। तो सजीव वाले को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव वाले को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको भी डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। तो ये आपने जाना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एसवीओ का मतलब। इसको आप और भी एक तरह समझ सकते हैं। क माने कर्ता, क माने क्रिया और क माने कर्म। अर्थात 3 क को जब तक हम लोग समझ नहीं लेंगे ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क है।
क माने कर्ता, क माने क्रिया, क माने कर्म। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम चलते हैं कि कैसे हम कर्ता, क्रिया और कर्म को किसी सेंटेंस में पहचाने। इसको हम मिटाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप उदाहरण लीजिए, पहला एग्जाम्पल्स, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये आपका एक सेंटेंस। पेड़ पर पैसा नहीं उगता है। पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। तीन उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसको आप प्रश्न लगा के भी पहचान सकते हैं। जैसे अंग्रेजी कौन पढ़ता है, आंसर है हम लोग, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। या इसमें अंग्रेजी पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है, यानी कोई भी काम इसमें करने वाला कौन है, तो वह है हम लोग। तो ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। इसके बाद से हमको क्रिया पहचानना है। तो ये क्रिया यानी कौन सा कार्य इसमें हो रहा है, तो पढ़ने का। और देखिए इसी से यह पता भी चल रहा है, ते हैं माने यह है माने प्रेजेंट टेंस में है। पढ़ते हैं यानी ते हैं, यानी यह प्रेजेंट टेंस में है, या टेंस को भी इंगित कर रहा है, इसलिए यह क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। और यह पढ़ने का कार्य किस पर हो रहा है, अंग्रेजी पर, यानी यह क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने इसको पहचान लिया। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में यह भ्रम होता है, दिमाग में भ्रम होता है कि कर्ता पहले ही आता है। लेकिन यहां देखिए, पेड़ पर पैसा नहीं उगता है, तो इसमें क्या नहीं उगता है, पेड़ पर कि पैसा, तो पैसा, यानी कि इसमें ये पैसा क्या है, सब्जेक्ट। यानी यहां तो कर्ता क्या आ गया, बीच में आ गया। और क्या नहीं उगता है, यानी कि इसमें कौन सा कार्य नहीं होता है, तो उगने का। तो यह क्या है, आपका वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ईटीसी क्या है, ये आपका पेड़ पर। ऐसे अब यहां देखिए, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो क्या गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, नहीं, पत्ते गिर जाते हैं। यानी कि पत्ते, ये क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। और इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, गिरने का, गिरने का, यानी गिर जाते हैं, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। और ये पेड़ से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे हम इसको पहचाने। कुछ और भी लीजिए। जैसे भारत और पाक के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ये आपका चौथा उदाहरण। पांचवा उदाहरण, पगड़ी पहनते हैं मेरे दादाजी। छठवां उदाहरण, अंग्रेजी सीखते हैं हम लोग। अब देखिए, भारत और पाक शुरू में आया है। जनरली लोग क्या समझेंगे कि भारत और पाक ही इसमें सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें क्या छिड़ जाता है, कौन सा कार्य होता है और कौन कार्य करता है, तो क्या छिड़ जाता है, युद्ध। यानी कि युद्ध छिड़ जाता है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यह युद्ध क्या हो जाता है, छिड़ जाता है, यानी कौन सी क्रिया होती है, यह है वर्ब, छिड़ जाने की।
और ये क्या है, ईटीसी, भारत और पाक के बीच ऑब्जेक्ट या ईटीसी। ऐसे इसमें देख, पगड़ी पहनते हैं मेरे दादाजी, तो पगड़ी पहनने का कार्य कौन करता है, मेरे दादाजी, यानी कि मेरे दादाजी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और मेरे दादाजी क्या करते हैं, पहनते हैं, पहनते हैं वर्ब, और पहनते हैं तो क्या पहनते हैं, यानी कि मेरे दादाजी क्या पहनते हैं, तो उत्तर क्या हुआ, पगड़ी, यानी कि ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मेरे दादाजी इसमें कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई है नहीं, वी है नहीं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे माई आ गया, आवर आ गया, मी आ गया, तो इसको फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। यानी कि यदि माई आ जाए और माई के साथ कोई नाउन जुड़ जाए, जैसे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, तो यह फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, या थर्ड पर्सन होगा। और जैसे योर फादर, योर मदर, तो ये सेकंड पर्सन भी नहीं होगा, यह भी थर्ड पर्सन में ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा और दिमाग में इसको बैठाइएगा। इसके बाद से अंग्रेजी सीखते हैं हम लोग, तो क्या अंग्रेजी इसमें सीखने का कार्य कर रहा है, नहीं, हम लोग, यानी यहां पर ये सब्जेक्ट चला आया, और हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और क्या सीखते हैं, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोगों ने पहचानने का प्रयास किया। इस तरह से और भी बहुत सारे आपको वाक्य जब मैं ट्रांसलेशन बताते वक्त बताऊंगा, तो उसमें आपको मैं सिखाऊंगा निश्चित रूप से। अर्थात कर्ता क्रिया कर्म पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया, उसको आप ठीक ढंग से पढ़िएगा, इसको आप ठीक ढंग से आत्मसात करिएगा। इसको बिना पढ़े और बिना समझे आप ट्रांसलेशन बनाने में कठिनाई अनुभव करेंगे, आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो ग्रामर का बनाऊंगा तो टेंस पढ़ाऊंगा, और टेंस में ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई होप दैट यू मस्ट लर्न एंड रिमेंबर दीज थिंग्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।